हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पर्सनालिटी 3.1 को। चूंकि हमारा ये चैप्टर अभी स्टार्ट ही हो रहा है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। चूंकि देखिए पर्सनालिटी 3.1, इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2 बहुपद में पढ़ रखा है कि बहुपद क्या होते हैं। उसी से रिलेटेड थोड़ा ये चैप्टर है, इसीलिए मैं बहुपद के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि बहुपद के बारे में हमने पढ़ रखा है। आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर जाकर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए आपको पर्सनालिटी 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसमें हम लोग बहुपद के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा था। बहुपद में क्या पढ़ा था कि 2x + 5 3x + 2y + 6, ये क्या है, दोनों आपके बहुपद होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, दोनों बहुपद होते हैं, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं समीकरण, क्योंकि इसमें एक बात आ रही है समीकरण। अगर हम 2x + 5 = अगर 0 कर देना भैया, तो यही हमारा क्या होता है, समीकरण होता है। और 3x + 2y जैसे हम कर रहे हैं +6 = z भी हो सकता है, तो ये भी हमारा क्या है, एक समीकरण है। इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी आई होप कि ये बहुपद है। इक्वल 0 कर देना तो समीकरण होता है, समीकरण हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर क्या कर रहा है, दो चर। दो चर का मतलब क्या होता है, चर मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चर हम किसे कहते हैं, x y z, इन सबको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो दो चर का रहा है, यानी कि x y हो सकता है, इसमें y z हो सकता है। इस वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या हो सकता है, x y हो सकता है, y z हो सकता है, z x हो सकता है। तो और में इन सब चीजें हो सकती हैं। समीकरण तो ये है, ये बात हम करें, समीकरण तो ये है, लेकिन दो चर वाले नहीं है। आज चर, दो चर तो हो गया रैखिक। अब बात आती है रैखिक का मतलब क्या है। तो रैखिक का मतलब ये होता है हमारा, जो चर की घात हो, जो चर की घात हो, चर की घात हो वो एक हो, हमेशा से क्या हो, एक हो। जो चर की घात हो हमेशा से क्या हो, एक हो, हमेशा से क्या हो, एक हो। तो यह चीजें समझने वाले आयुग, तो आप लोग को समझ, समीकरण तो मैंने बता दिया। तो यह चीजें हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कौन कौन से हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो सिंपल सी चीज है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ समीकरणों को लिखता हूँ। तो पहले मैं यही लिख ले रहा हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक चीज छूट गया था, युग्म क्या होता है। युग्म क्या होता है, युग्म का मतलब होता है कि दो समीकरण दिए रहेंगे क्वेश्चन में, दो समीकरण। युग्म का मतलब हमें क्या होता है, युग्म का मतलब, सॉरी युग्म का मतलब क्या होता है कि दो समीकरण क्वेश्चन में दे रखे होंगे, इसका मतलब यही होता है। देखिए अब हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल ले रखे हैं यहाँ पर बेसिकली। कि कह रहा है, पहला है 2x + 5, एक समीकरण है, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है, = 0 है, तो इक्वल के बाद भी है तो समीकरण है। अब 2x + 5 यह कौन सा समीकरण है, यह हम लोग समझेंगे। तो यह आपका है, देखिए इसमें क्या है, चर तो है, एक है। तो एक, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग, कि इसको पहचानेंगे कैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है या। उसके पहचानने के लिए मैंने यहाँ पर 6 एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि 2x + 5 = 0, यह है हमारा। तो देखिए इसमें कितने चर है, तो एक चर है, तो एक चर, सिंपल चीज है। अब आगे बढ़ेंगे, एक चर हो गया, एक चर हो गया, और x पर घात कितनी है, सिंपल चीज है, x पर घात भी चेक करनी है। मतलब कहने का है कि x पर ही घात ना चेक करके इसकी घात मैक्सिमम कितनी है, तो घात है 1, घात कितनी है 1। जब घात है 1 तो एक चर वाला वाला रैखिक समीकरण, समीकरण ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें एक ही चर है x बस, और जो घात है इसकी एक है। हमने कहा रखा है जब घात एक हो तो रैखिक समीकरण कहते हैं, जब घात दो तो द्विघात समीकरण करेंगे। यह चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। दूसरे में अगर हम लोग देखें तो देखिए x भी है, y भी है और z भी है, और घात कितनी है, सबकी एक ही है। मैक्सिमम घात कितनी है इस समीकरण की, एक ही घात है। तो हम इसको कह सकते हैं कि तीन चर वाला, स्क्वायर नहीं है तो रैखिक होगा, रैखिक
समीकरण। इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि दो चर है, एक x है एक y है, लेकिन जो मैक्सिमम घात है वो x पे दो घात है, तो हम कह सकते हैं कि दो चर वाला, हाँ तो दोस्तों क्या करना है, द्विघात, दो चर वाला द्विघात, द्विघात समीकरण। इसको हम लोग देखेंगे, आप लोग बेसिकली देखिए x भी है y भी है और जो घात है इसकी मैक्सिमम एक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि दो चर वाला ही कहेंगे, दो, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो चर वाला रैखिक ही होगा, रैखिक समीकरण। इसको देखेंगे बेसिकली, देखिए x है, इसमें भी x है, यानी कि क्या है, एक ही चर है, तो एक चर वाला, x पर घात कितनी है, तो x पे दो घात है, यहाँ पर तो तीन घात है, समझने वाले थे, यहाँ पर तो तीन घात आ गया, तो मैक्सिमम घात को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा, ये त्रिघात होगा, त्रिघात। देखिए एक चर वाला त्रिघात समीकरण। लास्ट वाला देखेंगे, तो देखिए इसमें क्या है कि 2x + 3 है, यानी कि एक चर है और एक चर है, इसमें साथ में एक ही घात है, तो कह सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो यह छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल होते हैं हमारे। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ही पढ़ना है। युग्म तो बात छोड़ दीजिए, देखिए युग्म का मतलब जो होता है दो समीकरण होते हैं, तो उसका ना बात करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। तो एक चीज देखिए यहाँ पर, एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले द्विघात समीकरण, हाँ यही वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है, बस। और हाँ बाकी बस यही जो समीकरण है, इन्हीं समीकरणों के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं हमें, बाकी किसी के बारे में इसमें से नहीं पढ़ने हैं। बेसिकली मैंने समझाने के लिए बता दिया कि कैसे पहचाने कि यह समीकरण कौन सा है, तो इसके लिए मैंने बताया ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक आप लोग को चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। 3.2 में हमें क्या पढ़नी है, ग्राफीय विधि पढ़नी है। ग्राफीय विधि से पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में छोटा सा एक यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया x + y = 10, एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो देखिए यह इसमें दो चर हैं और x की घात मैक्सिमम घात जो है दोनों की 1 है, तो इसको कह सकते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम समझेंगे कि जो समीकरण होता है उसके क्या होते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं। एक चीज आप लोग कॉमन रखिएगा कि इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। कैसे, x = हम 1 रख देंगे यहाँ पर, तो 1 + y = अगर देखें तो 10, तो y = 9, क्योंकि हमने क्या किया, इसको इधर किया तो -1 हो गया, -1 में से जब घटेगा तो 9 हो जाएगा। अगर हमने x = क्या रख दिया, 0 रख दिया, तब देखिए आप लोग, तो 0 + y = 10, यानी कि y = 10। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि y = भी 0 रख सकते हैं, तो x = 10 आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेसिकली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के बहुत सारे हल होंगे। यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। हम देखिए यहाँ पर एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। यह एक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि यह समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। ax + by + c = 0 होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं का भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले पर्सनालिटी 3.1 का जो पहला उदाहरण है ना, उसको करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि आप सब उदाहरण क्यों कराते हैं। हाँ तो बच्चे देखिए क्या होता है कि पर्सनालिटी में जो है क्वेश्चन थोड़ी इजी देते हैं और जो उदाहरण होता है वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वो हम लोग पहले उदाहरण को करने वाले हैं, तो बेसिकली आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए इन सभी चीज़ों को, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला नाम की कोई लड़की है, वो अपने गांव के एक मेले में जा रही है। सिंपल चीजें एग्ज्यूम कीजिएगा कि वो एक मेले में जा रही है। आप भी हो सकते हैं, आप लोग समझ लिए कि आप खुद से मेले में जा रहे हैं। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। तो क्या हो रहा है कि आप लोग वहां पर एक चरखी की सवारी करना चाह रहे हैं, मतलब कहने का हुआ है चरखी की सवारी करना। तो आप लोग खुद के समझिए कि आप लोग क्या है वहां पर एक चरखी की सवारी करना आप लोग चाह रहे हैं और हुपुला खेलना चाहती थी। हुपुला लोग मेले में देखे होंगे, जब जाएंगे तो देखेंगे वहां पर कि गोल का रिंग होता है और उसको फेंकते हैं हम लोग। तो फेंकते हैं कि उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं, और जहां पर वो गिरता है उसको हम हुपला कहते हैं। उसी खेल को हम लोग क्या कहते हैं, हुपला कहते हैं। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसके आधी बार उसने हुपला खेल खेला। कहने का तात्पर्य आप लोगों ने गया, आप लोग क्या है, मैं कहने का तात्पर्य है मेरा कि आप सभी क्या है कि मेले में गए और आपने क्या किया कि जितनी बार चरखी की सवारी आप लोगों ने की, मान लीजिए आपने चरखी की सवारी 8 बार की है, सपोज कीजिए आपने क्या किया, चरखी की सवारी 8 बार की, तो उसके आधी बार आपने क्या किया, हुपला खेल भी खेला, यानी कि 4 बार आपने हुपला खेल खेला। लेकिन हम ऐसे मान तो नहीं सकते हैं ना, तो हम मानेंगे अभी हुपला खेल खेला। यदि प्रत्येक बार उसे चरखी की सवारी के लिए 3 रुपये, अगर आप जो चरखी की सवारी है उसे उसके लिए आपने 3 रुपये खर्च किए प्रत्येक बार में, तथा हुपुला खेल खेलने के लिए आपने कितने खर्च किया, तो 4 रुपये खर्च करिए, खर्च करने पड़े, यानी कि 4 रुपये आपने खर्च किया। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की, कि आप कैसे पता करेंगे कि आप कितनी बार चरखी की सवारी कर रहे हैं और कितनी बार हुपुला खेल आप कितनी बार खेल रहे हैं, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। इन स्थितियों में बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त किए। उसने क्या किया, इसके लिए जो है कुल 20 रुपये खर्च किए। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि मैं आप लोगों के सहारे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि आप क्या है कि मेले में आप गए, वहां पर जाने के बाद आपको झूला झूलने का मन किया और हुपला खेल खेलने का मन किया। बेसिकली आपको झूला झूलने का जो प्राइस है वो 3 रुपया है और हुपला खेल खेलने का जो प्राइस है वो 4 रुपया है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन में तो यही कह रहा है ना कि चरखी की सवारी करने के 3 रुपये और हुपला खेलने के लिए 4 रुपये, और आपके पास टोटल 20 रुपये आपने इन दोनों कामों करने में खर्च किए हैं। तो कैसे निकालेंगे कि कितनी बार हमने चरखी का खेल खेला और कितनी बार हमने हुपला खेल खेला। तो उसके लिए आप तो बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि मन में निकाल ही लेंगे, लेकिन क्या है हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे उसको हम लोग जानते हैं। अब हम क्या करने वाले, जो क्वेश्चन है उसको लेकर लेते हैं। तो अखिला क्या है, अखिला है एक बच्ची है, अखिला सिंपल चीज है। ये क्या है, अखिला एक बच्ची है, उसने क्या किया, चरखी यानी कि झूला और हुपुला खेल खेला। 2 चीजें मेले में उसने चरखी की सवारी की और हुपुला खेल खेला, सिंपल चीज है। एक बार चरखी की सवारी करने में, एक बार चरखी की सवारी करने में उसे कितने रुपए देने पड़े, तो 3 रुपए। और एक बार हुपुला खेल खेलने के लिए, खेलने पर उसे कितने रुपए देने पड़े, 4 रुपए। यह 2 चीजें आप लोग को समझे। एक बार उसने चरखी की सवारी की तो 3 रुपए दे रही है, एक बार हुपला खेल खेल रही तो 4 रुपए दे रही है। हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना अखिला ने यक्स बार चरखी की सवारी तथा वाई बार हुपुला खेल खेला। उसने क्या, हमने मान लिया, माना अखिला ने यक्स बार चरखी की सवारी की तथा वाई बार हुपुला खेल खेला। तो हम कह सकते हैं कि यक्स यानी कि 3x + 4y बराबर आपका हो जाएगा 20 के। एक समीकरण हो गया आपका यहां से, क्योंकि 3x + 4y हमने क्या किया है कि एक बार चरखी की सवारी 3 रुपये है, एक बार हुपला खेलने का जो प्राइस है वो 4 रुपये है। तो हमने माना अखिला ने जो है
यक्स बार चरखी की सवारी की यक्स बार, और वाई बार क्या है, उपला खिलखिला, तो 3x + 4y बराबर 20। क्योंकि देखो क्या होगा कि 3 तो मान लीजिए, चूंकि क्या होगा कि एक बार वो सवारी करने में 3 रुपये खर्च कर रही है, तो जितनी बार उसने सवारी की होगी उसका हम गुणा कर दें तो हमें मान वैल्यू निकल जाएगी। तो हम कह सकते हैं 3x + 4y बराबर 20। इसमें एक चीज और दे रखा है, क्या दे रखा है कि उसने क्या है, चरखी की सवारी की उससे सवारी जितनी चरखी की सवारी की उससे आधी बार क्या है, उसने हुपुला खेल खेल लिया है। यानी कि कहने का मतलब है y बराबर 1/2x, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार, यानी कि कहने का मतलब है कि आधी बार जितनी बार हुपला की खेल खेला, जितनी बार, कहने का मतलब है हुपला खेल खेला जितनी बार ना, उसके आधी बार, कहने का मतलब है उसके आधी बार उसने क्या है, चरखी की सवारी। तो y बराबर 1/2x हो जाएगा आपका। तो आपका 2 समीकरण यहाँ पर हो जाते हैं। अब हमसे पूछा है कि बीजगणितीय तथा ग्राफीय, तो हम बीजगणितीय सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, कुछ क्या होगा देखिए, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो y बराबर क्या हो जा रहा है, x/2। अगर x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग, तो 3x प्लस, आप लोग देखिएगा 4, यानी कि 4 गुणे y की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं तो x/2। जब यहाँ पर y की वैल्यू हम रखेंगे तो x/2 बराबर हो जाएगा 20 के। तो 3x + 4x/2, जब इसका एलसीएम लेके 2 हल करेंगे तो 6x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बटे 1 है। इसका इसमें गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, और 2 का फिर इससे जब इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 4x बराबर 20। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 10x हो जाएगा बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 के। अब हम क्या करेंगे, इससे काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा यहाँ, तो 5x बराबर 20। तो x बराबर आपका हो जाएगा क्या, 20/5। 5 से 2 बार में 4 बार में कैंसिल हो जाए तो x बराबर 4। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अखिला ने x बार चरखी की सवारी की, तो x बार 4 बार चरखी की सवारी की होगी, और x की वैल्यू रख देंगे किसमें, किसी में भी रख सकते हैं आप लोग, हम लोग देखिए तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, यहाँ से देखिए समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है y बराबर x/2 रखेंगे तो y बराबर यानी कि 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 2। तो ये आपका y की वैल्यू हो जाएगी। ये होती है आपका बीजगणितीय रूप। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट्स आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। और जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, पूरे को नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाकर यहीं पर लिखना स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ आप लोग को। हाँ तो स्टूडेंट हमने क्या किया है यहाँ पर कि ग्राफीय रूप को हम लोग करते हैं। इसका जो क्वेश्चन था मैंने लिख रखा था उसको मैंने मिटा दिया, और जो बीजगणितीय रूप था उसको भी मैंने मिटा दिया है। तो हम इसको क्या करें, ग्राफीय रूप को व्यक्त करते हैं। तो ग्राफीय रूप को देखिए व्यक्त कैसे करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पहली बार इसको कर रहे हैं। तो देखिए 3x + 4y बराबर 20। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले कि इस समीकरण के अनेकों बिंदु हो सकते हैं, लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है सिमिलर बनेगा। सबका बिंदु अलग अलग सबके आ सकते हैं, लेकिन ग्राफ हमारा क्या है, सबका सेम बनने वाला है। तो हम कैसे बिंदु को अलग अलग लाते हैं, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखेंगे। अगर समीकरण 1 से अगर देखेंगे हम वाला इस क्वेश्चन में क्या है, 3x + 4y बराबर है क्या 20 के। तो x बराबर हम लोग क्या रख दें, अगर 0 रख दें तो 3 × 0 + 4y बराबर 20। यह तो आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 4y बराबर 20, और y बराबर आपका बचेगा 20/4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो y बराबर हो जाएगा 5। यानी कि बिंदु हमें पहला बिंदु क्या मिला, क्योंकि हमें 4 बिंदु ढूंढने हैं ग्राफ बनाने के लिए, 4 बिंदु ढूंढने हैं। एक समीकरण से 2 बिंदु मिलेगा और एक समीकरण से 2 बिंदु, कई भी सारे बिंदु मिल सकते हैं। ये नहीं जरूरी है कि 2 ही बिंदु मिले, 2 ही पॉइंट मिले, हमें बहुत सारे पॉइंट और बिंदु या फिर बिंदु हमें मिल सकती है। लेकिन जो हम मानेंगे x = मान लीजिए x = मैं 1 मानता तो कुछ और बिंदु मिल जाती है। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, x = 1 2 3 4 ओवर कुछ भी, लेकिन हम ऐसी चीजों को मानेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो, न कि टफ। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बिंदु क्या हमें मिल जाएंगे यहाँ से 0, 5।
दूसरा इसी में देखेंगे अब, एक बार x इक्वल टू हमने जीरो किया, एक बार क्या करेंगे y इक्वल टू भी जीरो करेंगे। जब y इक्वल टू जीरो करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x प्लस 4 4, अब y के स्थान पे क्या है जीरो है, तो जीरो बराबर 20। तो 3x यहाँ प्लस जीरो हो जाएगा, यानी कि इसको ना लिख कर हम बराबर 20 कर दें, क्योंकि यहाँ पर 4 का जुड़ा होगा जीरो में तो जीरो ही होगा। तो x बराबर 20/3। इसका हम वैल्यू निकाल दो 6.66 आता चला जाएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें बिंदु क्या मिल जाएंगे, तो बिंदु हमें क्या मिल जाएगा 6.66, दूसरा मिल जाएगा जीरो। देखिए क्या है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही नहीं, लेकिन x इक्वल टू 6 पॉइंट में आ जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, जब हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आने लगता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। y इक्वल टू एक बार और रखेंगे, कुछ और रख लेते हैं, जीरो ना रखकर कुछ और रखते हैं। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे y इक्वल टू। जब y इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ से देखिए 3x प्लस 4, अब y के स्थान पर 2 है तो गुणे 2 बराबर 20। तो 3x जब इस पर गुणा होगा तो प्लस 8 हो जाएगा बराबर 20, यानी कि 3x बराबर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 20 माइनस 8, तो 3x यानी कि 3x 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12/3, एक कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर 4। देखिए यहाँ पर क्या बिंदु है, यहाँ पर क्या हमें बिंदु मिल जाएंगे 4 कामा, यहाँ पर 2 है तो 2, तो 2 बिंदु हमें मिल जाएंगे। यह बिंदु और यह बिंदु हम कंसीडर करेंगे। देखिए इसके अनेकों बिंदु हो सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही बिंदु ढूंढने की, ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 ही बिंदु की जरूरत पड़ेगी, 2 ही पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं छोड़ दूंगा, यह और यह हम लोग ले लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 से देखेंगे हम लोग क्या, सॉरी समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या देखेंगे, समीकरण 2 से ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर इसको इसलिए बताया, एक चीज और देख लीजिए कि मैंने इसको यहाँ पर इसलिए बताया कि आपको समझ में आए कि पॉइंट की वैल्यू आएगी तो गलत नहीं होगी, लेकिन ग्राफ बनाने में हमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होगा, आपको चार्ट पेपर दिया जाएगा ग्राफ बनाने के लिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चार्ट पेपर को बनाने में भी प्रॉब्लम होगी आपको। ग्राफ देखिए, ग्राफ सबका सिमिलर बन जाएगा, कोई भी पॉइंट आप निकालें यहाँ पर ग्राफ सबका सिमिलर ही बनेगा। 2 पॉइंट ही निकालने और उसके बाद से ग्राफ बना देना तो कोई दिक्कत होगा नहीं उससे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दूसरा हम ले लेंगे, दूसरा समीकरण ले रहे हैं y इक्वल टू 1/2x। इसमें सिंपल चीज है, एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, तो y बराबर भी 1/2 गुणे 0, यानी कि y बराबर 0, गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो बिंदु हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ से आप लोग देखिएगा तो 0,0 पर। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, x बराबर 0 कर दिए हम तो हमें ये बिंदु मिला, y बराबर 0 करेंगे तो यही बिंदु मिल जाएगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं। देखिए एक समीकरण की हम 2 बिंदु सेम निकाल दी तो उससे तो क्या है, हमें ग्राफ में सरलरेखा प्राप्त तो नहीं होगी, रेखीय रेखा प्राप्त ही नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू सपोज करिए 1 रख लिए हमने, y इक्वल टू 1 रख लिए, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से तो 1 y के स्थान पर 1 हो गया 1/2x, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे 2 बराबर x, तो x बराबर 2। तो हमें बिंदु क्या मिल जाएंगे, यहाँ से बिंदु मिल जाएगा आपका 2,1, क्योंकि हमने y इक्वल टू 1 माना है। तो ये हमारे 4 बिंदु हो जाएंगे, कौन कौन से हम कंसिडर करने वाले हैं। तो देखिए यह बिंदु 1 है, इसको छोड़ देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए यह और यह। मैं ग्राफ बनाता हूँ फिर आप लोग को ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है, अब हम लोग समझते हैं ग्राफ को कैसे बनाते हैं। देखिए पहला जो बिंदु हमें 0,5, 0,5 एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 5 है, तो एक्स एक्सिस आपका यह है, तो एक्स एक्सिस पे 0 है यानी कि यहाँ पर होगा। अब वाई एक्सिस पे क्या है 5 है, यानी कि यहाँ पर बिंदु हमें मिल जाएगा क्या 0,5, 0,5 है, आप लोग समझ जाइएगा। दूसरा हम लोग बिंदु यहाँ न लेकर यह ले रहे हैं 4,2, तो एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 2 है, इसका मतलब एक्स होता है, इसका मतलब वाई होता है, आप लोग को भी पता है, इसका मतलब एक्स, इसका मतलब वाई। तो एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे 2 है, तो एक्स एक्सिस पे 4 यहाँ पर है और वाई एक्सिस पे 2 है, देखिए यहाँ पर। अब कैसे ग्राफ बनेगा देखिए ध्यान से, इससे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाएगा क्या 4,2। अब इसको हम मिला देंगे कैसे, कुछ ऐसे, एक हमें रेखीय रेखा मिल गई। दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे जो क्या है, दूसरे समीकरण के लिए 0,0, तो एक तो यहीं पर होगा, यानी कि 0,0
यहीं पर दूसरा इसका रेखा है 2,1 पर, यानी कि x एक्सिस पर है, x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पर होगा। और इसमें x एक्सिस पे 2 यहाँ पर और y एक्सिस पे 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर से ऐसे चलेंगे धीरे 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 ऐसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाएगा क्या 2,1। इसको हम मिलाते हैं क्योंकि यहाँ से हमें मूल बिंदु मिला है। इस तरीके से हमारा पॉइंट इंटरसेप्ट यहाँ पर कर रहा है। तो ये हमारा ग्राफ है। बेसिकली ग्राफ देखिए, मैंने कहा कि ये पॉइंट है जो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ आपका अलग नहीं हो सकता, ग्राफ सेम ही बनेगा। तो ये हमारा पहला उदाहरण था प्रश्नोत्तरी 3.1 का। आई होप ये उदाहरण आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो ये वीडियो कैसी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दिल से मैं बोल रहा हूँ एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आपको कहीं लगता है कि मैंने इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों।